प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता के समर्थन में भोपाल में एक बयान दिया। इसके बाद पूरे देश में यूसीसी का मुद्दा छिड़ गया है। अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। क्या कहा आम आदमी पार्टी ने, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। समान नागरिक संहिता पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से वह यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसका समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए स्टेक होल्डर से आम सहमति बनानी चाहिए। पीएम मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता पर देश भर में बहस तेज हो गई है। मंगलवार 27 जून को भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तेज कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल वोट बैंक के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं यूसीसी पर मुस्लिम संगठन के अलावा कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने पीएम को घेरने की कोशिश की है। क्या पीएम को यूसीसी मुद्दे पर घेरने में सफल होगी विपक्ष? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़कर पूरे देश में इसकी चर्चा फिर से शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर यूसीसी के बहाने मुसलमानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा हो, तो घर चल पाएगा क्या? ओवैसी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है कि मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। एआईएम-पीएलबी के सदस्य खालिद रशीदी फिरंगी महली का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से क्यों सोचती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी है, उनकी रूढ़ियों और उनके नियमों का क्या होगा, जिनके माध्यम से उनका समाज संचालित होता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गया तो उनकी परंपरा का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आज सुबह इतिहास रचते हुए फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल को छू लिया। बुधवार को प्री ओपन में निफ्टी 18,900 के ऊपर खुला। इसके पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887.60 अंक था। शेयर बाजार ने रचा इतिहास, निफ्टी ने तोड़ डाले पुराने सभी रिकॉर्ड। देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय शेयर मार्केट ने ऐतिहासिक ऊंचाई को छू लिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 से अपने पुराने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नई ऊंचाई हासिल की है। दरअसल बुधवार को प्री ओपन में निफ्टी 18,900 से ऊपर खुला। इससे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887.60 अंक था। निफ्टी ने 142 सेशन के बाद ये इतिहास रचा है। बता दें कि निफ्टी ने इससे पहले अपना ऑल टाइम हाई 18,887 अंक अक्टूबर 2021 में बनाया था। सेंसेक्स ने भी 63,701.78 के नए ऑल टाइम हाई पर खुला है। इससे पहले सेंसेक्स 22 जून 2023 सुबह नए ऑल टाइम हाई 63,601.71 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी ने 18,908.15 के सर्वकालीन ऊंचाई से अपने दिन के कारोबार की शुरुआत की। इससे पहले अमेरिकी शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बेहद शानदार रहा था। डाउ जोन्स, नेस्डैक और S&P बम्पर उछाल के साथ बंद हुए, जिससे आज भारतीय बाजार को नए रिकॉर्ड बनाने में बल मिला। गौरतलब है कि पिछले कुछ सेशन से निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार आज निफ्टी पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए शिखर पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के रीमेक पर मचे बवाल के बाद अर्जुन सिंह का ट्वीट लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लोगों का दिल जीत रहा है। लेकिन गाने को लेकर कभी अरिजीत को इतना ट्वीट करते हुए नहीं देखा, तो फिर ये जवाब कहां से?
जानने के लिए देखिए रिपोर्ट अंदर की बात। सत्य प्रेम की कथा फिल्म में पाकिस्तान के सुपरहिट गाने पसूरी का रीमेक डाला गया है। इस रीमेक को बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है। हाल ही में अरिजीत सिंह के नाम से बने एक ट्विटर अकाउंट से कई जवाब दिए गए, लेकिन इन जवाबों में एक बड़ा ट्विस्ट है। अरिजीत सिंह पसूरी नू के लिए बड़ी ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं। इसके बाद सिंगर के नाम से बने एक अकाउंट से कई ट्वीट सामने आए हैं। इसमें लिखा था कि गाने के मेकर्स ने वादा किया है कि वो जरूरतमंद बच्चों के लिए चल रहे स्कूल को साल भर के लिए फंडिंग देंगे, इसलिए वो गाने के लिए थोड़ा गाली खा लेंगे। कमेंट बॉक्स में हर किसी ने सिंगर के नेक दिली की जमकर तारीफ भी की, लेकिन सच तो ये है कि वो अकाउंट सिंगर का है ही नहीं। अरिजीत सिंह के नाम से बनाया गया वो एक फेक अकाउंट है, जिससे कि ये ट्वीट को लोग सही मानकर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि यह अकाउंट नकली है। अरिजीत कभी किसी मसले पर बोलना पसंद करते ही नहीं है। अब देखना होगा कि अरिजीत खुद इस मैटर पर क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों काफी सुर्खियों में है। गदर 2 का जो टीजर है कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ था। सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने गदर 2 का प्रमोशन भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए अमीषा ने चादर चढ़ाकर सजदा किया। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही कई यूजर्स उन्हें ट्रोल करते देखने आए। देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म गदर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले अमीषा मुंबई के माहिम दरगाह पहुंची, जहां एक्ट्रेस ने चादर चढ़ाकर सजदा किया। इसी दौरान का वीडियो सामने आया है। वीडियो में अमीषा ब्लैक अनारकली सलवार सूट में नजर आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही कई यूजर्स इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अमीषा के इस वीडियो पर जहां कुछ लोगों ने समर्थन किया, वहीं कई लोगों ने उनके दरगाह जाने पर आपत्ति जताई है। कई लोगों ने तो फिल्म को बॉयकॉट करने की भी मांग की है। वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, भारत में मंदिरों की कमी हो गई है क्या? हिंदू होकर ये सब करती है, बहुत गलत है। अब फिल्म आने वाली होती है तो उन्हें मंदिर और दरगाह याद आते हैं। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। ये 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर 1 प्रेम कथा की सीक्वल है। गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा है। ये गदर के पहले पार्ट के डायरेक्टर भी थे। फिल्म में सनी, अमीषा के साथ उत्कर्ष शर्मा भी लीड रोल में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते के दौरान भारी बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से देश के कई इलाके में लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। क्या कि मॉनसून विभाग ने जानकारी, देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। देश के कई हिस्सों में लोग बाढ़, लैंडस्लाइड जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अगले 2 दिनों में मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते भारी बारिश हो रही है। IMD ने ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है। राष्ट्रीय राजधानी में विभाग ने 3 जुलाई तक बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश की भविष्यवाणी की है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, केरल और माही में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में अलग अलग जगहों पर अत्यधिक बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड में बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का राजगढ़ जिले के कथा का कार्यक्रम था। इसमें उन्होंने दरबार लगाया। इस दौरान बाबा ने कहा कि जिन्हें प्रेत बाधा है वो अपनी मुट्ठी बांध ले। इसके बाद बाबा ने मंत्र का उच्चारण किया तो 8 से 10 महिलाएं बाल खोलकर अजीब सी हरकत करने लगी, अजीब सी आवाज निकालने लगी। पंडाल में आकर वो महिलाएं झूमने लगी। फिर क्या हुआ, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इसी दौरान बाबा ने दिव्य दरबार लगाया। दरबार में बाबा ने भूत प्रेत बाधाओं वाले लोगों को बुलाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच कई लोग अजीब सी आवाजें निकालते हुए इधर उधर भागने लगे। बाबा ने मंत्र पढ़े और लोगों को भभूत दी। दरबार के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से आह्वान किया कि जिनको भूत प्रेत की बाधा है वह अपनी मुट्ठी बांध ले। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ओम हीम राम राम का मंत्र उच्चारण करने लगे।
बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया तो कई महिलाएं अपने बाल खोलकर पंडाल में आकर नाचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिलाएं सुरक्षा के लिए लगाए गए मंच के पास बैरिकेडिंग को भी धक्का देने लगी। साथ ही हाहू की आवाजें निकालते हुए इधर उधर दौड़ती रही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भूत को फायर कर दो और इनको जंजीरों में जकड़ लिया जाए और बाबा ने सोटा घुमाया और मंत्र जाप करने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज सेना पहुंचेगी, इन रोगियों पर बुरी शक्तियां है, उन पर मार लगेगी। इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से भभूत लेने को कहा। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का कार्यक्रम 26 जून से 28 जून तक निर्धारित था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मीरा रोड सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार को कुर्बानी के लिए बकरा लाने पर खास विरोध का सामना करना पड़ा। क्या था पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बकरीद से 2 दिन पहले मुंबई की एक सोसाइटी में एक बकरे के आते ही बवाल मच गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि वहां पुलिस को भी बुलाना पड़ा। बकरीद के मौके पर कुर्बानी की परंपरा है, इसके चलते सोसाइटी में बकरा लाया गया था। मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद एक सोसाइटी में रहने वाला परिवार कुर्बानी के लिए एक बकरा लेकर आया था। बकरे को सोसाइटी में आने के बाद वहां रहने वाले अन्य समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ हंगामे तक नहीं रुका, बल्कि वहां हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए। संगठन के लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर जय श्री राम के नारे भी लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। पुलिस के समझाने के बाद बवाल शांत हुआ और दोनों बकरे सोसाइटी के बाहर लेकर जाए गए। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को नियमों का हवाला देकर इस बात का आश्वासन दिया कि सोसाइटी के भीतर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। हंगामे के इस मामले के बाद सोसाइटी में कोई अप्रिय घटना न हो, इस वजह से पुलिस प्रशासन ने वहां भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। जहां दुनिया में एक और लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, वहीं दुनिया में ऐसा भी एक देश है जहां मृतकों की अस्थियों रखने के लिए नई इमारतें बनाए जाएंगे। क्या अब अस्थियों के लिए होगी विशेष इमारत? कौन से देश में है मृतकों के लिए अस्थियों की विशेष सुविधा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। हांगकांग में जमीन कम और आबादी ज्यादा, रहने के छोड़िए यहाँ तो मरने के बाद भी जगह मिलना मुश्किल है। ऐसे में अब मृतकों की यादी को संजोने के लिए अनोखी तकनीक अपनाई जा रही है। हांगकांग में 12 मंजिला वाले एक बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है, जिसमें लोग अपने परिजनों की अस्थियों को रख सकेंगे। इसे कोलम्बेरियम कहा जाता है। अंतिम संस्कार के बाद मृतकों की राख को कलश में भरकर छोटी छोटी अलमारियों में कोलम्बेरियम में रखना एक पुरानी प्रथा है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम द शानसुम कोलम्बेरियम है। इस इमारत में 23,000 अस्थि के कलश रखे जा सकते हैं। इमारत को 52 वर्षीय जर्मन वास्तुकार उलरिच किरचॉय ने डिजाइन किया है। उन्होंने इस इमारत को अंतिम विश्राम स्थल बताया है। किरचॉय ने कहा कि मृतकों के लिए बनाई गई इमारत है। इसकी दीवारों में छोटी छोटी वातानुकूल अलमारियां है, जिसमें अस्थि कलश रखे जा सकते हैं। यहाँ अस्थि कलश रखने का किराया लाखों रुपए में है, क्योंकि देश भर में ऐसे स्थानों की जबरदस्त शॉर्टेज है। अभी भी हजारों अस्थि कलश कोलम्बेरियम में जगह पाने के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत और रूस के बीच की दोस्ती यूक्रेन युद्ध के बाद ज्यादा बढ़ती दिख रही है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड ब्रेक तेल की आयात की है। इसी बीच रूस ने अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान को भी सस्ते में तेल देने की शुरुआत की है। पुतिन शाहबाज की दोस्ती भारत के लिए कितना बड़ा खतरा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है। शाहबाज सरकार भारत की तरह सस्ता रूसी तेल खरीदकर महंगाई पर काबू पाना चाहती है। ऐसे में अब सामरिक हलके में सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और रूस के बीच इस बढ़ती दोस्ती से क्या भारत के लिए खतरा साबित होगा। पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती से भारत को टेंशन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस का भारत के साथ व्यापार पाकिस्तान के मुकाबले 80 गुना ज्यादा है। भारत और रूस के बीच 5.2 अरब डॉलर की S-400 डील हुई है, जो पाकिस्तान और रूस के बीच पिछले 10 साल में हुए व्यापार के बराबर है। इसी तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, युद्धपोत, परमाणु सबमरीन, टैंक, AK-203 राइफल जैसी भारी भरकम रक्षा डील की है। रूस पाकिस्तान संबंध से ज्यादा रूस चीन दोस्ती भारत के लिए टेंशन वाली बात है।
रूस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को बहुत संभाल कर बढ़ाएगा ताकि भारत इससे नाराज न हो जाए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी अक्सर भारत की यात्रा पर आते रहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस नहीं चाहेगा कि वह चीन का जूनियर पार्टनर बने, इसीलिए वह भारत के साथ दोस्ती को बरकरार रखेगा। भारत ने अभी तक यूक्रेन युद्ध में रूस की भूमिका की आलोचना नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप कंपनी में से एक कंपनी पिछले कुछ समय से मुश्किल में है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी उनके पीएफ का पैसा काट रही है, लेकिन उसे जमा नहीं कर रही है। अगर कोई कंपनी पीएफ का पैसा जमा नहीं करती है तो कर्मचारी के पास क्या है अधिकार जिससे पैसे वापस आ जाए? जानने के लिए देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप कंपनियों में से एक बायजूस आजकल मुश्किल में घिरी है। इस बीच कंपनी के कर्मचारी का आरोप है कि कंपनी ने पिछले कई महीनों से कर्मचारियों का पीएफ का पैसा जमा नहीं करवाया है। कंपनी हर महीने कर्मचारियों के वेतन से पीएफ का हिस्सा काट रही है, लेकिन इसे जमा नहीं कर रही है। प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा उनकी सैलरी से काटा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट खोले जाते हैं। ईपीएफओ के नियमों के एम्प्लॉयर और कर्मचारी की ओर से पीएफ खाते में हर महीने बेसिक सैलरी और डीए का 12% पैसा जमा होता है। एम्प्लॉयर के 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। बाकी का 3.67% पीएफ खाते में जाता है। कंपनी अगर कर्मचारी की सैलरी से पैसे काटती है और उसके पीएफ अकाउंट में जमा नहीं करती है तो कर्मचारी को पहले ईपीएफओ में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद ईपीएफओ उस कंपनी की इंक्वायरी करेगा। अगर इंक्वायरी में यह बात साफ हो जाएगी कि कंपनी ने पैसा काटा लेकिन पीएफ खाते में जमा नहीं कराए तो ईपीएफओ कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में से सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटने की खबरें सामने आती रहती है, जिसके कारण कई जानहानि का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे मामले में लोगों की जान जाने का भी जोखिम शामिल है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन से हैं और ये कब फटेंगे। देखते हैं इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। यूरोप के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की बात करें तो सबसे पहले आता है इटली का ज्वालामुखी। इटली का सुपर वॉल्केनो कैंपी फ्लैग्रे ज्वालामुखी है, जिसका मतलब होता है जलते हुए खेत या आग के मैदान। इस पर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि यह किसी भी समय फट सकता है। इससे पहले इसमें भयानक विस्फोट 1538 में हुआ था। काल्डेरा ज्वालामुखी 39,000 साल पहले हुए भयानक विस्फोट के बाद बना था। इससे निकलने वाली गर्म चट्टानें और जहरीली गैस वायुमंडल तक जा सकती है। इसका लावा और राख आसपास के गांवों और कस्बों के खेतों में लगी फसल खराब कर देगा। विस्फोट के बाद आई आफत से कई जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। विस्फोट के बादल में निकलने वाले खतरनाक फ्लोरीन केमिकल से पौधे खत्म हो सकते हैं। जानवरों को फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है। कैंपी फ्लैग्रे में 1950 के बाद से लगातार भूकंपीय गतिविधियां हो रही है। लगातार छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। इस साल अप्रैल में ही 600 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए गए थे। इस इलाके में हर महीने कई बड़े भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कैंपी फ्लैग्रे ज्वालामुखी का जमीन के नीचे सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो वेसुवियस ज्वालामुखी के सामने से होते ही पोचुओली की खड़ी तक फैले है। देखते हैं अगली रिपोर्ट। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक जुलाई महीने में 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि छुट्टी के दिन में आप ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ ले सकेंगे और इससे इस्तेमाल से बैंकिंग से जुड़े काम भी निपटा सकेंगे। जुलाई में कौन से है वो दिन जिस पर रहेगा बैंक बंद? देखते फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। जून का महीना खत्म होने में महज 3 दिन बचे हैं और नया महीना कई बड़े बदलाव के साथ शुरू होने वाला है। हर महीने की तरह जुलाई 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक जुलाई महीने में करीब आधे दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको अगले महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत निपटाने में ही समझदारी है। अगले महीने 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। ये बैंक हॉलिडे अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। बैंकों की छुट्टियां विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों और होने वाले आयोजनों पर निर्भर करती है। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न राज्यों और आयोजनों के आधार पर अपनी बैंक हॉलिडे लिस्ट तैयार करती है। अगर बैंक हॉलिडे के दिन कोई जरूरी काम है तो आप
एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल कर घर बैठ अपने बैंकिंग से जुड़े कामों को निपटा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सेवाएं चालू रहती है। इसके अलावा आप यूपीआई की मदद भी पैसे के लेन देन के लिए ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आज एलन मस्क का जन्मदिन है। वो 52 साल के हो गए हैं। ऐसे में यहाँ हम उनके 3 ऐसे इन्वेंशन बताएंगे जो दुनिया में बड़े बदलाव लाए हैं। इसके अलावा 2 ऐसे भी इन्वेंशन के बारे में भी जानकारी देंगे जिस पर अभी तक काम चल रहा है। ये इन्वेंशन भी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। देखते हैं यह खास रिपोर्ट अंदर की बात में। एक इन्वेंटर और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही चीजों को इन्वेंट करना शुरू कर दिया था। वो अपने इन्वेंशन से ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर फाइनेंस और स्पेस सेक्टर में बदलाव लेकर आए हैं। टेस्ला इनकी अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में गेम चेंजिंग कंपनी है। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 62 लाख करोड़ रुपए है। मस्क टेस्ला कार को भारत में भी लॉन्च करने वाले हैं। साल 2002 में एलन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी बनाई थी। स्पेस एक्स ने तब इतिहास रचा था जब 31 मई 2020 को कंपनी ने दुनिया का पहला प्राइवेट ह्यूमन मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत 2 एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले स्पेस गए थे। करीब 63 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद ये दोनों वापस धरती पर लौटे थे। मस्क की कंपनी ने रिन्यूएबल रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सैटेलाइट लॉन्चिंग और दूसरे स्पेस मिशंस को सस्ता बनाया है। एलन मस्क ने 2 महीने पहले 20 अप्रैल को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की टेस्टिंग की थी। इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। मस्क का दावा है कि उनकी चिप के जरिए ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार ने शुरू किए हुए धरणी पोर्टल के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख JP नड्डा और प्रदेश प्रमुख बंदी संजय कुमार अब आमने सामने आ गए हैं। क्या है विवाद? देखते हैं विवाद अंदर की बात में। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार ने शुरू किए हुए धरनी पोर्टल मामले भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख JP नड्डा और प्रदेश प्रमुख बंदी संजय कुमार अब आमने सामने आ गए हैं। संजय कुमार ने घोषणा की कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो वे पोर्टल में सुधारा करवाएंगे, क्योंकि भाजपा के CR सरकार की लोगों की फायदे वाली योजना के विरोध में नहीं है। लेकिन JP नड्डा ने उनसे अलग ही सुर जाहिर किए। नड्डा ने कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आएगी तो वह ये पोर्टल बंद करवाएंगे। धरनी पोर्टल में तेलंगाना के किसानों का लैंड रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर शुरू करवाई है। कांग्रेस ने यह पोर्टल का शुरू से ही विरोध किया है। कांग्रेस का दावा है कि यह पोर्टल किसानों को सिर्फ परेशान करने और KCR की पार्टी के नेताओं का फायदा कराने हेतु शुरू किया गया है। तेलंगाना में KCR की पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन की बातें चल रही है, लेकिन धरनी पोर्टल के मामले नाराज किसान अब कांग्रेस की ओर नरम रुख रख रहे हैं, जिसके वजह से नड्डा ने KCR के विरोध में सुर छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल जल्द ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। क्या सच में जयंत पाटिल छोड़ेंगे NCP या फिर बीजेपी के दाव में कितना है दम? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल जल्द ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी ने इसके 10 कारण बताए हैं। हालांकि पाटिल के कार्यालय ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वो बीजेपी की निम्न स्तर और घटिया राजनीति पर कोई बयान नहीं देंगे। भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने रविवार को 2:18 का लंबा एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि पाटिल को NCP में दरकिनार कर दिया गया है। वीडियो में इसके पीछे की 10 वजह भी बताई गई है कि वो जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे। बीजेपी का यह कदम काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने कभी भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो के रूप में कारण बताते हुए ऐसे दावे नहीं किए हैं। पाटिल राकंपा के दूसरे वरिष्ठ नेता है जिनके खिलाफ इस तरह के दावे किए गए हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता अजित पवार के भी पार्टी छोड़ने की अफवाहें थी। पवार पहले ही ऐसे किसी कदम से इनकार कर चुके हैं।